हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आप टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तमाम जानकारी आपको मिलेंगी। तो देखिए दोस्तों, मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम चली हुई है और आज मैं ये वीडियो बिना ही माइक के बना रही हूँ। अगर कोई समस्या हो जाए, यानी कि कोई आवाज़ समझ में ना आए, कोई तो कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। कुछ तकनीकी इशू चले हुए हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2-3 दिन में वो ठीक हो जाए, फिर मैं आपको लाइव वीडियो दूँगी। और पूरी कोशिश रहेगी, मतलब मेरी तरफ से जितना हो पाएगा मैं पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि लाइव क्लास लेंगे, लेकिन भाई मैं भी क्या करूँ, क्योंकि तकनीकी जो इशू होते हैं उस पर हमारा कोई वश भी नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप बैच लेना चाहते हैं, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। देखो, अगर आप ले रहे हो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो आपको मिलेंगे 1499 का बैच। अगर आप टीजीटी पीजीटी का लेना चाहते हो तो 999 रुपये का मिलेगा टीजीटी पीजीटी का। अगर आप टीजीटी का भी पीजीटी का नेट असिस्टेंट प्रोफेसर इन चारों का लेना चाहते हो तो सिर्फ 2000 रुपये में, यानी मात्र और मात्र 2000 रुपये में मिलेगा। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कौन, यहाँ से आप मैसेज, कॉल इसमें नहीं मिल पाएगी, मैसेज आप कर सकते हो। और जो आप चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी ये 999 वाले बैच से टीजीटी की भी तैयारी हो जाएगी, पीजीटी की भी हो जाएगी। इधर अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हो जाएगी, चाहे कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, वो 1499 का है। अगर आप कॉम्बो रूप से लेना चाहते हो, चाहे आप टीचर की कोई भी परीक्षा हो जो हिंदी से संबंधित है, तो कॉम्बो रूप से आपको 2000 रुपये में टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये का कॉम्बो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बैच के बारे में है। अब देखें, अगर आप कहोगे मैम आपके बेवकूफ़ बना, तो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का तो एक ही है, वो मैंने 2 प्रकार से बना रखा है। एक तो शॉर्ट रूप में जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक विस्तार से जो आपका लिखित पेपर होता है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो दोनों ही बैच बनाए गए हैं, दोनों परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए। आपकी मर्जी है, वैसे आप फ्री में पढ़ सकते हो। तो हमारी जो निःशुल्क क्लासें हैं वो अब शुरू होने जा रही है, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आषाढ़ का एक दिन पहले तो ये याद रखना है कि ये नाटक है, उपन्यास है, कौन सी विधा है, तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो ये है नाटक है। दूसरा, ये किसका नाटक है, दूसरा प्रश्न बनेगा। तो ये मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश के जीवन के परिचय के बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। 8 जनवरी 1925 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1972 की उनका निधन हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी 3 दिसंबर 1972 को, ये याद रखेंगे। अब यहाँ से प्रश्न आता ही आता है हर परीक्षा में। तो ऑब्जेक्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर दोनों के लिए महत्वपूर्ण बातें याद रखने की है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ था। अब इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1958 है। मोहन राकेश की ये प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक है, यानी इनका पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ये टाइपिंग वाले ने गलती कर दी भाई, ये आषाढ़ आएगा, ठीक है। और सन 1959 को इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। 1959 को, यानी एक साल बाद, यानी 1958 में तो ये प्रकाशित हुआ, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, ये मोहन राकेश का क्या है, पहला नाटक है, महत्वपूर्ण नाटक है, सर्वाधिक प्रसिद्धि इनको इसी से मिली थी, ठीक है। सन 1959 को इस नाटक को सर्वश्रेष्ठ नाटक होने का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। अब यहाँ से 2 प्रश्न बनेंगे, एक तो कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। दूसरा प्रश्न कब मिला, 1959 को मिला। अब तीसरा प्रश्न यहाँ बनेगा, 1971 में मणि कौल के निर्देशन में
इस पर आषाढ़ का एक दिन फिल्म भी बनी है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। यानी कि इस नाटक पर फिल्म भी बनी है। कब बनी है? 1971 में बनी है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी इसे मिला है। तो यहाँ से हर लाइन में 2-2 प्रश्न बन रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर आपके यहाँ 6 प्रश्न तैयार हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। और ये लाइन बड़ी ही महत्वपूर्ण है, इसे आप चाहे वो हरियाणा के बाहर के विद्यार्थी हो सभी याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, यह एक बिंबधर्मी ये प्रगतितात्मक आएगा भाई। ये थोड़ी सा क्या है, ये आपकी जो टाइपिंग में ये गलती हो जाती है। इसमें मुख्य बिंब मेघ का है। अब ये है, इसमें मुख्य क्या है? बिंब मेघ का है। अब कईयों के सवाल भैया जैसे पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। कुछ हार्ड वर्ड यानी कि बोलते हैं ना, जो मुश्किल वर्ड शब्द होते हैं, वर्ड तो नहीं हम शब्द बोलेंगे, थोड़े कठिन शब्द आप जैसे बचपन में हम याद करते, तो इसमें नाटक में बहुत कठिन शब्द हैं और ऐसे डराने वाले भी नहीं हैं। पढ़ोगे तो सेंस निकाल लोगे और एक बार उनका रिवीजन कर लोगे तो और भी अच्छे प्रकार से तैयारी हो जाएगी। अब बिंब क्या चीज़? बिंब को जैसे मैंने बोला मेघ, तो आपके सामने मेघ का चित्र आ गया। भाई मेघ ऐसा होता है, मैंने आपको दिखाया नहीं मेघ, मैंने सिर्फ बोला है मेघ, तो आपके सामने उसका चित्र आ जाएगा। तो वो उसको बिंब बोलते हैं। कि जिसका जैसे मैंने बोला पेन, तो आपके सामने पेन का चित्र आ गया। ये वो बात अलग है कि भाई ये किस रेनॉल्ड का है और कोई उसका मतलब कंपनी का है, वो एक अलग बात है। मतलब आपको पता है पेन ऐसा होता है तो वो है, ठीक है। ये बिंब का मतलब होता है। ये नाटक अब ये है, इस नाटक ये किसके जीवन पर आधारित है? इसका उद्देश्य क्या है? ये हर एक, चाहे कहानी है, चाहे नाटक है, चाहे उपन्यास, हर एक का होता है। तो इस नाटक का हर एक बात के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब आप पढ़ रहे हो तो आपका उद्देश्य भी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी प्राप्त करना है। चाहे नेट जो जिसका नेट नहीं, उसे पहला कदम उसका नेट क्वालिफाइड करना है। चाहे वो बात आप कहोगे मैम मेरा नेट है, मैं JRF निकलता, तो वो अलग चीज़ है। तो ये क्या है? ये पूरा जीवन, ये कालिदास के पूरे जीवनी पर आधारित है, यानी उसके व्यक्तित्व पर आधारित है, उसके व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है। और इसके साथ ही कुछ और भी छोटी मोटी जो मतलब वहाँ का पारिवारिक, यानी कि मान लीजिए अभी हमारा उद्देश्य तो क्या है, मान लीजिए आप ही कल बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हो, तो आपके संघर्ष की कहानी कोई लिखता है, आपकी जीवनी लिखता है। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी जो समाज में घटना हो रही हैं, तो उस समय के समाज का भी हमें मतलब ये उस समय क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या गुण थे उस समाज के, क्या क्या अवगुण थे, इन चीज़ों का भी हमें पता चल जाता है, ठीक है। सन के अनुसार कि उस सन में जब जैसे लेखक का जन्म हुआ, किस सन में लेखक ने नाटक लिखा, उपन्यास लिखे, तो उस सन में यानी उस समय में क्या क्या हमारे पारिवारिक स्थितियाँ होती थी, सामाजिक स्थितियाँ होती थी, आर्थिक स्थिति, तो मतलब ये भी हमें समाज के बारे में जानने को मिलता है। अब 2 शब्द भूमिका, तो ये 2 शब्द भूमिका के बारे में आप पढ़ लेना। ये इतना मुझे तो नहीं लगा नहीं इतना महत्वपूर्ण, लेकिन फिर भी आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है नाटक की ऐतिहासिकता। अब ये नाटक ऐतिहासिक पर आधारित है, धार्मिकता के आधार पर, राजनीति में आधारित है। तो ये नाटक ऐतिहासिकता, इतिहास का मतलब हमारे अतीत में जो घटनाएं घटित होती है वो हमें जानकारी मिलती है इस नाटक को पढ़ने से। अपने दूसरे नाटक यानी पहला नाटक उनका कौन सा था? मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। कब लिखा गया था? 1958 को। मैं रिवीजन कर देती हूँ। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 में, यानी उसके 1 साल बाद। फिर 1971 में क्या बनी थी? फिल्म बनी थी और जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। अब तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है। दूसरे नाटक लहरों के राजहंस 1963 की भूमिका में मोहन राकेश ने लिखा कि मेघदूत पढ़ते समय मुझे लगा था कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी नहीं है जितनी स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित उस कवि की उसने अपनी एक अपराध अनुभूति की परिकल्पना में ढाल दिया है। अब यहाँ आपको याद रखना है, पहला नाटक था आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ। अब उनका दूसरा नाटक क्या है? लहरों के राजहंस, जो 1963 में प्रकाशित हुआ था, लिखा गया था। अब ये नाटक क्या है? ऐतिहासिकता पर आधारित है, मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का इसमें जिक्र है। इस प्रकार मोहन राकेश ने कालिदास की निहित अपराध अनुभूति को आषाढ़ का एक दिन का आधार बनाया। ये स्पष्ट है कि कालिदास मेघदूत लिखे
है। मतलब कालिदास ने अब क्या है, कालिदास की रचना कौन सी है, मेघदूत। ठीक है, मेघदूत। और भी रचनाएं वो हम आगे पढ़ेंगे, आप इतना याद रखोगे। कालिदास की रचना कौन सी है, मेघदूत। और आषाढ़ का एक दिन किसके जीवन पर आधारित है, कालिदास के जीवन पर आधारित है, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के नाटक है, उन्हीं की भावना विचारों को लेकर मोहन राकेर ने इस नाटक को लिखा है। कालिदास की चर्चा शकुंतल गुप्त नाटक में भी जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। यानी कालिदास की चर्चा और कौन सी नाटक में हुई है, स्कंद गुप्त में भी। एक तो आषाढ़ का एक दिन में हुई है, दूसरा क्या है, स्कंद गुप्त नाटक में भी हुई है। स्कंद गुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने स्कंद गुप्त पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वही आषाढ़ के एक दिन में कालिदास के ऊपर मोहन राकेश ने प्रकाश डाला है। ये कालिदास जी ने मातृगुप्त के रूप में कश्मीर के शासक बने थे। तो ये इतना लिखो, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ से महत्वपूर्ण लाइन है। अब क्या, स्कंद गुप्त कब लिखा गया था, 1928 की भूमिका में। स्कंद गुप्त 1928 की भूमिका में उन्होंने लिखा था कि मेरा अनुमान था कि मातृगुप्त कालिदास तो थे, परंतु अद्वितीय और काव्यकर्ता की कालिदास। इस प्रकार हम कह सकते हैं आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक नाटक है। भाई हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक नाटक है, जो इतिहास की घटनाओं पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में प्रकाशित हुआ था। और नाटककार, यानी नाटक मतलब नाटककार किसे कहते हैं, नाटक लिखने वाले को। मोहन राकेश द्वारा रचित एक हिंदी नाटक है ये। कि अब ये भी याद रखेंगे, या हो सकता है कि आषाढ़ का एक दिन की भाषा पूछ ली जाए, तो ये क्या हिंदी नाटक है। नाटक का शीर्षक कालिदास की कृति मेघदूतम की शुरुआत पंक्तियों से लिया गया। अब इसका नाम क्या, आषाढ़ का एक दिन ही क्यों पड़ा, क्योंकि भाई जो कालिदास की कृति है मेघदूतम, ये मेघदूतम किसमें, संस्कृत भाषा में है। तो इनकी पंक्तियों से इन्होंने शीर्षक लिया है। और आषाढ़ का एक दिन, वर्षा ऋतु का एक दिन, यानी आषाढ़ के महीना, जिस दिन आषाढ़ के महीने की शुरुआत होती है, यानी आषाढ़ का पहला महीने का पहला दिन है। यानी आषाढ़ का जो महीना होता है उसका पहला दिन है, और इसकी शुरुआत होती है वर्षा ऋतु से। यानी वर्षा, उस दिन वर्षा होती है, बारिश होती है। सन 1998 में इस सर्वश्रेष्ठ नाटक होने के साथ संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है, ये भी हमने पढ़ लिया। ऐतिहासिक नाटक है, ये भी हमने पढ़ लिया है, परंतु आधुनिक समस्याओं से प्रस्तुत किया गया है। मतलब कि ये उस समय भी ये समस्याएं थी और आज भी ये समस्या चली हुई, यानी आधुनिक जीवन में, यानी आधुनिक समय में भी ये समस्या जो कि तो बनी हुई है। और वो क्या समस्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रस्तुत नाटक में कालिदास वर्ती तपस्वी महात्मा नहीं है, यानी कि ये कोई महात्मा नहीं है, बल्कि एक दुर्बल और सामान्य व्यक्ति है, जो दायित्वहीन है, स्वार्थी है, आत्म सीमित है, पलायनवादी है। पलायन मतलब भाग जाना, यानी समस्याओं से भाग जाना। जैसे कोई समस्या ही पलायन कर गया, यानी उसे मुंह मोड़ लिया। कवि के रूप में सामने आता है। मोहन राकेश ने विश्वविख्यात कवि कालिदास की कल्पना और मिथ की सहायता से चित्रित किया। मतलब कि इसमें कालिदास को एक महान व्यक्ति नहीं दिखा गया, भाई उसने मेघदूतम लिखी है, ऋतु संहार लिखी है, या भाई ये उसका राय, ये मतलब कि उनको मान एक आम इंसान होता है ना, उससे भी थोड़ा सा दुर्बल व्यक्ति दिखाया गया। मतलब वो स्वार्थी है, यानी वादा किसी से करता है, निभाता किसी के साथ है, फिर उसके साथ भी नहीं निभाता है। जैसे कोई समस्या आती, समस्याओं से भागता रहता है, और अपने उसका कोई दृढ़ निश्चय नहीं है। अपने क्या है, मतलब वादा करता है लेकिन उससे मुंह मोड़ लेता है जैसे कोई समस्या आती है। तो इसमें एक दुर्बल व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। अब आषाढ़ का एक दिन के पात्र देखेंगे। पात्र आपके दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो नेट की परीक्षा दे रहे हैं या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने, तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। लेकिन ये कि कई नाटकों में मैं आपको ध्यान दिला दूं, देखो अगर मैं, कईयों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती है, बता देती हूँ भाई, पहले मैं वही शब्द बोलती हूँ ताकि आप वहाँ गलती ना करें, ठीक है। अब इतने कई नाटक में इतने पात्र है भाई, बहुत ज़्यादा, वो पात्र ही नहीं रटे जाते, रटना भी नहीं है, थोड़ा समझ लेना उनके बारे में, थोड़ा थोड़ा डिटेल से दिया गया है, तो उनको पढ़ लेना। गौण पात्र एक आध पूछे जाते हैं, वो तो आप छोड़ दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुख्य पात्र आप जरूर याद रखेंगे। मतलब आपको ये नायक और नायिका तो याद होने चाहिए। अब क्या है, आषाढ़ का एक दिन का नायक कौन है, कालिदास है, कालिदास के जीवन पर आधारित है। अब जहाँ नायक होता है, जैसे आप फिल्म देखते हो उसमें नायक भी होता है, नायिका भी होती है, और आप ये कहोगे नहीं मैम क्या है, जो पात्र होता है वो अविवाहित भी हो सकता है,
ये बात है। तो क्या ये नहीं कि उसकी नायिका मतलब उसकी प्रेमिका ही हो या उसकी पत्नी भी हो, उसकी माँ भी नायिका हो सकती है, माँ बेटे की कहानी पर आधारित हो सकता है, या उसकी बहन भी नायिका हो सकती है। ये नहीं आपकी मतलब ये कईयों की एक थ्योरी होती है उनकी, वो सोचते पता था एक प्रेमी और प्रेमिका ये नायक नायिका होते थे। नायक नायिका एक माँ बेटा भी बन सकता है। हो सकता है कि भाई पूरी कहानी एक माँ बेटे के वात्सल्य या प्रेम पर आधारित हो। हम उसे प्रेम तो नहीं, स्नेह कह सकती हो आप, स्नेह है, वात्सल्य है बाप यानी माँ बेटे के बीच में। या फिर उसकी बहन भी हो सकती है, भाई बहन का स्नेह दिखाया गया हो। तो ये ना कि मतलब उस हर एक कहानी में, हर एक उपन्यास नाटक में एक नायिका नायक और नायिका ही क्या है, मतलब एक प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी ही नायक होते हैं, और आप ये सभी जानते हो। तो यहाँ नायिका कौन है, या उनकी प्रेमिका मल्लिका, और प्रेमी कौन है, कालिदास है, और प्रेमिका कौन, मल्लिका है। और एक यह है अंबिका है, जो कि क्या है, मल्लिका की माँ है। प्रियंग मंजूर क्या है, ये कालिदास की पत्नी है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। विलोम कौन है, एक गांव का एक पुरुष है जो कि एक विलन का काम करता है। मातुल कौन है, जिसने कालिदास का पालन पोषण किया, उसका संरक्षण है। दंतुल कौन है, ये उज्जैनी मतलब कालिदास को सम्मान के लिए बुलाने के लिए आता है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। कालिदास के बारे में हम जानेंगे। कालिदास नाटक का नायक है, महान कवि है, मल्लिका का प्रेमी है, किंतु विवाह राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से होता है। तो मतलब कि नायक क्या है, कालिदास है, मल्लिका का प्रेमी है, लेकिन शादी मल्लिका से नहीं करता है, शादी किसी राजकुमारी से करता है, प्रियंगु मंजरी से, ठीक है। और मल्लिका कौन है, कालिदास की प्रेयसी है, प्रेमिका लगा ले चाहे प्रेयसी की बात है, किंतु स्वाभिमानी चरित्र की नारी है। अंबिका कौन है, मल्लिका की विधवा माँ है, यानी अंबिका के पति मर चुके हैं, यानी मल्लिका के पिता नहीं है, जो सदैव दुखी रहती है, किसको लेकर, अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर। प्रियंगु मंजरी उज्जैन रेस की पुत्री व राजकुमारी, जिसका विवाह कालिदास से होता है। विलोम कौन है, ये मल्लिका के ग्राम का एक पुरुष है, जो उसकी संतान का पिता है, जबकि मल्लिका अविवाहित माँ है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि जो विलोम है ये मल्लिका की मतलब कि संतान का पिता है, जो मल्लिका अविवाहित है। वो अविवाहित किस प्रकार से माँ बनती है, किन किन परिस्थितियों में, तो ये हम जब नाटक के कथानक पढ़ेंगे, नाटक का कथानक पढ़ेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। मातुल कौन है, ये कालिदास का संरक्षक है, जिसने पाल पोष कर बड़ा किया, यानी मातुल उसका नया पिता है और नए इसकी माँ है। ये कोई इसका संरक्षक है जिसने पाल पोष कर बड़ा किया है। दंतुल कौन है, राजपुरुष है, जो कालिदास को प्रथम बार उज्जैन ले जाने हेतु आता है, यानी उज्जैन ले जाने के लिए आया है ये। और अन्य पात्र निक्षेप है, रंगिणी है, संगिणी है, अनुस्वार है, अनुशासिक है, ये याद रखो। तो मतलब ऐसे पढ़ लेना इसको, ओरल रूप से रटने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने पात्रों के बारे में पढ़ा है। अगर वीडियो एक बार समझ में ना आए तो आप इसे 2-3 बार क्या है देख सकते हैं, 2-3 बार सुनोगे। अब ज़रूरी नहीं कि आपको रटना ही है, ऐसे आप जैसे कि जो गृहिणी है, जो काम करते करते सुनेंगे तो आपकी ये तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैं ये कभी नहीं कहती कि स्पेशल आप वीडियो के लिए समय निकालें, काम करते करते भी सुन लिया करो। और मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसी तैयारी की जाए वीडियो की आप है ना काम करते करते भी आप इसको सुन सकते हैं, नहीं जैसे आप गाना सुनते हो ना ऐसे सुन लिया करो, ठीक है। अब हम नाटक की समीक्षा पढ़ेंगे। हालांकि कथानक के थोड़े शॉर्ट में ये इसमें मैं बता देती हूँ। मैंने हालांकि पहले बता दिया कि जो मेरे नोट्स है वो ऑब्जेक्टिव रूप में भी हैं, दूसरे लिखित रूप में, और तीसरा ये है कि इनमें मूल पुस्तक भी दी हुई है। पीछे जो आपको मिलेगी मूल पुस्तक है वो मैं नहीं पढ़ूंगी। मूल पुस्तक वो इसलिए है कि कोई भी अगर जो वाकई में जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि मतलब कोई भी प्रश्न हमसे छूटे ना, वो क्या उनके लिए मूल पुस्तक भी इसके साथ जुड़ी गई है, ताकि आपको ये लगे कि इसमें कोई कमी ना, वो भी आप ओरल रूप से पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहो, उसमें लिखने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, जितना पढ़ो उतना लिख सको, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है। अब ये प्रश्न बहुत बार आता है, स्कंदगुप्त में कितने अंक है, चंद्रगुप्त में कितने अंक है, तो भाई सबके अंक होते हैं, ठीक है, नाटक और उपन्यास में। तो देखो आषाढ़ का एक दिन अंक याद करना बहुत आसान है। वो कैसे, देखो मैं आषाढ़ का एक दिन लिखूंगी, तो या मैंने सबसे पहले बनाया 3, अब ये बन गया ए,
मैंने आ का डंडा लगाया है तो ये बन गया आ, और अब मैं लिख दिया मैंने आषाढ़। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, मैंने साफ कर दिया। अब इसमें कितने 3 दिखाई दे रहे होंगे, 3 मतलब इसमें भी देख लेना, आपको 3 प्रतीत हो रहा है, इसको देखोगे ध्यान से 3 तो उसी प्रकार याद रखना कि आषाढ़ का एक दिन में क्या है 3 अंक है, 3 को विभाजित मतलब बांटे गया है, 3 अंक है इसमें। कथा वस्तु का प्रारंभ आषाढ़ के प्रथम दिवस में होता है, ये पहले मैं बता चुकी हूँ कि आषाढ़ महीने का पहला दिन है। मल्लिका के शब्दों में आषाढ़ का पहला दिन ऐसे, ये अब क्या है मैं पहले बता देती हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ओरल रूप से। अब भी जब शुरुआत होती है तो पहले दिन आषाढ़ के महीने के पहले दिन में बारिश होती है। मल्लिका और कालिदास मिलते हैं और वो बारिश में भीग कर आई है, फिर वो अपनी माँ से बातचीत करती है, तो माँ से जैसे बातचीत होती है तो वहाँ से नाटक की शुरुआत होती है। देखिए तो माँ बेटी के बीच में क्या बातचीत होती है। ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धरासार वर्षा, धारासार का मतलब कि मूसलाधार बहुत तेज बारिश, दूर दूर की उपतिकाएं भीग गई हैं, और भी तो देखो न माँ कैसे भीग गई हूँ। कालिदास और मल्लिका ग्राम प्रांत की पर्वत श्रृंखलाओं का स्पर्श करते हुए मेघमालाओं को निहार रहे हैं। मल्लिका कालिदास के साथ पर्वतों की उपतिकाओं में धारासार बरसते मेघों में भीगकर लौटती है और माँ से कहती है, मतलब कि ये आ सकता है ये कथन किसका है, तो ये मल्लिका का, किससे, अंबिका से। और अंबिका कौन है, मल्लिका की माँ है। गई थी दक्षिण से उड़कर आती बगुल पंक्तियों को देखूंगी, देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। अब क्या है, मल्लिका बोल रही है अंबिका से, अपनी माँ से, कि मैं तो क्या है बगुल पंक्तियों को देखने, बगुले आपने देखे होंगे जैसे ऐसे 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 कतार में क्या है वो चलते रहते हैं, आपने बारिश के मौसम में देखे होंगे तो वो लाइन से चलते हैं, बिल्कुल लाइन से, और या फिर इस तरह से लाइन बना लेते हैं, इधर से आधे ऐसे भी लाइन बना लेते हैं। कहते हैं कि वो देखने के लिए गई थी, देखो ना वस्त्र भिगो कर आ गई हूँ, यानी मतलब मैं कपड़े भिगो कर आ गई हूँ। मल्लिका की माँ अंबिका कालिदास के साथ भीगने का अनुमान लगाकर क्रुद्ध होती है, यानी कि उसे पता है, यानी अंबिका की माँ को पता है कि ये मल्लिका है जो उसकी बेटी है, कालिदास के साथ भीग कर आई है, और इसी बात को लेकर वो क्या है गुस्से में, लेकिन उससे बात करना नहीं चाहती है। वह कालिदास और मल्लिका के विषय में पहले जन अपवाद से व्यथित है। जन अपवाद मतलब कि लोग बोलते ना, मतलब कोई भी आपने देखा होगा, वो समझाने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे समाज में दूसरों के बच्चों के बारे में कैसी कैसी अफवाह बातें जो ना हो वो भी फैलाते रहते हैं। उनको जरा सा क्या है एक पॉइंट चाहिए, तो वही बात उसको उसी को लेकर उसकी माँ चिंतित है, क्योंकि लोग कालिदास और मल्लिका के बारे में अनाप शनाप की बातें करते रहते हैं। कालिदास के विषय में उसकी धारणा अनुकूल नहीं है, यानी वो अंबिका है जो मल्लिका की माँ, वो कालिदास को पसंद नहीं करती है। मल्लिका के भविष्य को लेकर चिंतित है। अब वो चिंतित है कि मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। कालिदास ने अविवाहित रहने का व्रत लिया, यानी कालिदास विवाह करना नहीं चाहते हैं। अब क्या है, अभी इस कारण मल्लिका ने भी चिर कुमारी विवाह रहने का निश्चय, अविवाहित रहने का निश्चय किया। अभी कालिदास अविवाहित रहना चाहते हैं, तो क्या मल्लिका ने भी प्रण ले लिया कि मैं भी पूरी जिंदगी विवाह नहीं करूंगी। ये भावना के स्तर पर जीना चाहती है, अभी क्या उनकी यादों में जीना चाहती है। कालिदास से बिकती हुई प्रकृति के सौंदर्य का साक्षात्कार उसके हृदय को छू जाता है। वह कहती है, माँ आज के क्षण को मैं कभी नहीं भूल सकती। अब यहाँ साक्षात्कार का मतलब ये नहीं कि जो आप साक्षात्कार देने जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, वो साक्षात्कार, हालांकि वो बिल्कुल सटीक मीनिंग होता है, लेकिन कहीं ना कई जगह कुछ ऐसे जैसे प्राइवेसी होती है, तो यहाँ साक्षात्कार का मतलब है किसी बात से परिचित होना, जान पहचान होना। ठीक है, तो वो कहती है अपनी माँ से, मल्लिका कहती है अंबिका से कि आज के क्षण को मैं कभी नहीं भूल सकती। और जब वो ऐसी बातें करती है तो उसकी माँ को चिढ़ होती है, मतलब उसको गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसकी तारीफ करती है, मतलब वो अच्छा अनुभव कर रही है, और उसकी माँ को गुस्सा आया हुआ है, क्योंकि वो चाहती है कि कालिदास से दूर रहे। कालिदास भावुक हृदय कवि है, उसने ऋतु संहार की रचना की। अब हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि कालिदास के मेघदूत से इसका शीर्षक लिया गया, किसका, आषाढ़ के एक दिन का। तो अब हमें ये जानकारी हो गई है शीर्षक किससे लिया, मेघदूत से लिया। मेघदूत की भाषा क्या थी, क्या संस्कृत भाषा है। अब उनकी दूसरी रचना आ रही है मेघदूत की बात, ऋतु संहार, और ऋतु संहार भी संस्कृत में है। तो ये कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। मेघदूत और ऋतु संहार किसकी, कालिदास की रचना है। उज्जैनी के सम्राट ने उसे राजकीय सम्मान देने तो आचार्य व रुचि तथा अन्य राज्य कर्मचारी को भेजा। अभी क्या है भाई, इनकी रचनाओं के बारे में उज्जैन के राजकुमार को पता चलता है,
वो पढ़ते हैं तो आचार्य वरुचि और अन्य कर्मचारी को भेजा, भाई कालिदास को बुला के लिखा, उसे सम्मान दिया, राज्य की सम्मान दिया जाता है। स्वाभिमानी कवि राज मुद्राओं का दास नहीं होना चाहता और जगदम्बा के, ये नहीं, वो क्या है, इन राज मुद्राओं का क्या है, दास नहीं बनना चाहता, वो सुनता है और जगदम्बा माता के मंदिर में चला जाता है। मातुल व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहता है। मातुल कौन है, भाई कालिदास का संरक्षक है, पालन पोषण करने वाला है कि अब मेरा कालिदास से कोई संबंध नहीं रह गया है। कालिदास के कथन को आधार बनाकर मातुल कहता है, मैं राजकीय मुद्राओं से कृति होने के लिए नहीं हूँ। ऐसे कहा जैसे राज की मुद्रा उसके विरह में घुली जा रही हो, चल दिए, मतलब एक कटाक्ष रूप में कहा जाता है, वो वाली बात है। जैसे मातुल उसका संरक्षक, कालिदास का पालन पोषण का मातुल ने किया कालिदास का। अब कालिदास कहता है ना कि मैं राज्य की मुद्राओं का दास नहीं हूँ, ये कहकर वो मंदिर चला जाता है। तो उसी प्रकार व्यंग्य रूप में उस बात को दोहराता है कि जैसे कि राज मुद्राएं, ये नहीं कि मैं उसका दास नहीं हूँ, कि राज मुद्राएं तो इसके लिए विरह में घुली जा रही है, मतलब मरी जा रही है, वो कौन सा आपका इंतजार कर रही हैं। तो मतलब वो एक, मतलब कि वो एक गरीब है कालिदास, इस पर वो व्यंग्य कसता है। ठीक है, वहाँ तो वो गरीब बन के आगे देखना उसको सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ तो वो कटाक्ष करता है। मल्लिका चाहती है कि वह गांव के अभाव और अपवादपूर्ण जीवन को त्याग कर राज्य के सम्मान ग्रहण करे। मतलब अभी तो वह अभाव में जिंदगी जी रहा है, लेकिन मल्लिका क्या चाहती है, उसकी प्रेमिका कालिदास की, कि वह राज्य के सम्मान को भी प्राप्त करे और वो क्या है, अपनी प्रतिभा को चरमोत्कर्ष प्राप्त कर सके। यानी कि देखो उन्होंने इतना अच्छा लिखा, ऋतु संहार लिखी है, मेघदूतम लिखी है, तो वो चाहती है कि वो सम्मान को भी प्राप्त करे और जितनी उसकी प्रतिभा वो निखर कर सामने आए। नहीं, उन्हें सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और उनके व्यक्तित्व का है, अपने व्यक्तित्व को अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। अंत में वे अपने आग्रह अनुरोध के द्वारा कालिदास को उज्जैन जाने के लिए तैयार कर लेती है। अब क्या है, मल्लिका उसे मनाती है। जैसे आपने भी घरों में देखा होगा, जब पति किसी बात को नहीं मानता तो पत्नी को बुलाया जाता, भाई आप बोलो इसको मान जाए, तो पति क्या है, आप पत्नी की बात मान लेता। वही काम यहाँ है, कालिदास मातुल की भी नहीं मान रहा। अब क्या, मल्लिका उसे मनाती है कि अब आपको ये राज्य के सम्मान जो मिल रहा है इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, इसे आदरपूर्वक गणना करना चाहिए और आपके व्यक्तित्व को निखारना चाहिए, क्योंकि ये आपका हक है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ये पुरस्कार है। मतलब कि आपने इतनी अच्छी रचनाएं लिखते हो आप, तो ये अगर सम्मान राजा देना चाहते हो तो इसे आप ग्रहण करो, ये आपके व्यक्तित्व का एक अंश है। और उज्जैन, अब क्या सम्मान लेने कहाँ जाना, उज्जैन जाना, तो उज्जैन जाने के लिए उसे मना लेती है। कौन मनाती है, मल्लिका मनाती है, जो उसकी प्रेमिका है। तो यहाँ हमारा एक अंक समाप्त हो चुका है। एक अंक हमने क्या पढ़ा, मल्लिका कालिदास के साथ बिक रही है, वो अपनी माँ से बात करती है, माँ जो गुस्से में है, ये कालिदास से वो चाहते हैं कालिदास से दूर रहे, क्योंकि कालिदास विवाह ही नहीं करना चाहता, पूरी जिंदगी का अविवाहित रहना चाहता है। तो क्या है, मल्लिका ने भी ये कसम खाई है, तो उसके भविष्य को लेकर क्या है, अंबिका चिंतित है। दूसरी तरफ क्या है, उनको सम्मान देने के लिए सम्राट बुलाता है मातुल को कहता है, और जैसे उसको भेजा जाता है कि इसके सम्मान ग्रहण करे, लेकिन कालिदास उसका तिरस्कार करता है। मतलब तिरस्कार तो नहीं कहेंगे, मतलब ये कहता है कि मैं मुद्राओं में नहीं बिकना चाहता हूँ। ठीक है, फिर वो जगदम्बा मंदिर में चला जाता है और मातुल के मनाने पर नहीं मानता। फिर मल्लिका उसे मनाती है कि आप सम्मान ग्रहण करो, और फिर ये सम्मान ग्रहण करने के लिए उज्जैन चला जाता है। तो यहाँ तक हमने प्रथम अंक में पढ़ा, और इस नाटक में कितने अंक है, 3 अंक है। अब हम दूसरा अंक पढ़ रहे हैं। द्वितीय अंक में कथा पूर्ण विकास होता है, मतलब कि अभी कथा क्या अधूरी है, इसमें क्या पूर्ण विकास हो जाएगा दूसरे अंक में। मल्लिका कालिदास के विरह में छिणकाई मतलब बिल्कुल पतली हो गई है, दुबली हो गई है। उसकी माँ अस्वस्थ और रुग्ण होती जा रही है। अब मल्लिका को याद आ रही कालिदास की, वो उससे चिंतित है। अब मल्लिका से चिंतित कौन है, उसकी माँ अंबिका है, वो भी चिंता में अस्वस्थ यानी बीमार पड़ चुकी है। उज्जैन जाकर कालिदास मेघदूतम और कुमारसंभव जैसे उत्कृष्ट काव्य ग्रंथों की रचना की है। तो देखो मेघदूत, आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखें, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि मेघदूत किसने लिखी है, कालिदास ने, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि कब लिखी है। हमने ये तो पढ़ा कि मेघदूत किसने लिखी, कालिदास की रचना है। और कालिदास की मेघदूतम शीर्षक से आषाढ़ का एक दिन का शीर्षक चुराया गया है, लिया गया है। लेकिन अगर अब हम ये पढ़ेंगे, ऋतु संहार भी किसने लिखी है, कालिदास ने। लेकिन अब ये पढ़ रहे हैं कि मेघदूत, ऋतु संहार तो उन्होंने पहले लिख दी थी, लेकिन मेघदूत और कुमारसंभव से उज्जैनी जाने के बाद लिखी है, पहले नहीं लिखी थी, बाद में लिखी है।
मल्लिका कालिदास के सभी ग्रंथों की प्रतियां उज्जैन के व्यवसाय से प्राप्त कर सेज कर लेती है। कश्मीर का शासक बनकर कालिदास अपनी पत्नी प्रेम उज्जैन राज्य कर्मचारियों के साथ कश्मीर जाते समय ग्राम प्रदेश में आते हैं। प्रेम मंजूरी गुप्त वंश की प्रेम वधूसी है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे। अब देखो कालिदास के व्यक्तित्व का अभी हमें पता चलता है वो कैसा इंसान है। वहाँ जाने के बाद क्या मल्लिका उसे मनाती है, भाई वो चाहती है कि वो बहुत आगे जाए, इसमें बहुत प्रतिभा, लेकिन कालिदास यार धोखा देता है मल्लिका को। क्या धोखा देता है? मेघदूत कुमार संभव तो लिखना अच्छी बात है भाई, चलो भाई उसमें टैलेंट था, प्रतिभा थी, लिखा। अब क्या है मल्लिका उसे भूल नहीं पाती। जो भी कोई जाता है, जैसे हमारे अपने आसपास कोई जा रहा है, आप मार्केट जा, हमारी ये चीज़ ले आना, तो वही करती है। तो मल्लिका उन व्यवसाय से उसे कहती है कि मेरी मेघदूत और कुमार संभव का वे ग्रंथ ले आना, और वहाँ वो उन पढ़ती रहती है और उनको याद करती रहती है। उधर क्या है कालिदास उसको भूल जाता है भाई, वो अपने वो राजकुमार है भाई वहाँ कश्मीर का, वहाँ ठाट बाट में घुल जाता है और शादी भी कर लेता है बिना बताए। मल्लिका को बताता नहीं है और प्रियंक मंजूरी से शादी कर लेता है। प्रियंक मंजूरी उसकी पत्नी बन जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा धोखा है भैया, देखा जाए तो इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता। राजकुमारी कालिदास की पत्नी है। कालिदास के विवाह का समाचार सुनकर मल्लिका को ठेस पहुंचती है। अब मल्लिका को पता चलता है भी कालिदास ने शादी कर ली है। तो कोई भी प्रेमिका होगी उसको ठेस तो पहुंचेगा। आप कहोगे मैम आप ये क्या बता रही हो भाई, ये कोई आप बच्चे नहीं हो, वैसे आपको पता ही है भी कोई चीज़ सपने देख रहे हो उसके साथ, भले वो शादी ना करें तो दोनों अविवाहित रहकर साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब क्या है उसे उसका तो ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया कि अब वो अविवाहित भी नहीं रह सकती, उसने शादी कर ली है। तो बहुत दुख होता है कि उसने मुझे बताया भी नहीं और बिना बताए शादी कर ली। प्रियंक मंजूरी मल्लिका के घर का जीर्णोद्धार करना चाहती है, उसे उज्जैन के ले जाना चाहते हैं, परंतु स्वाभिमानी मल्लिका इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। कश्मीर जाते ग्राम क्रांता आने पर कालिदास किसी कारणवश मल्लिका से भेंट नहीं कर पाते। कालिदास इस व्यवहार में मल्लिका को घोर निराशा होती है और अपनी माँ और विलोम के को व्यंग्य मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब पता चल गया कि भी कालिदास ने शादी कर ली। तो उसकी माँ तो पहले पसंद नहीं करती थी मल्लिका की माँ अंबिका, तो अंबिका क्या है अब उस पर व्यंग्य कसती है, ताने देती है। और विलोम जो उसके गांव का पुरुष है वो तो विलन का रूप ले रहा था कालिदास, और क्या है मल्लिका के बीच में वो चाहता था ये कालिदास यहाँ से भागे और मैं इससे शादी करूँ। विलोम भी कालिदास को पसंद नहीं करता, तो और वो माँ चाहती कि विलोम से शादी करे। तो अब क्या है दोनों उस पर व्यंग्य कसते हैं। अब मल्लिका फंस गई है बेचारी। अब क्या है इस कहानी का जैसे जैसे ये पता चलता है क्या प्रियंक मंजूरी बहुत अच्छी नारी है। वो क्या करवाना चाहते भी, इसका घर टूटा फूटा है मल्लिका का, वो उसकी टूट फूट ठीक करवाना चाहते। जीर्णोद्धार मतलब टूट फूट ठीक करवाना, जैसे आपने पुरानी इमारत देखी होंगी तो उनका जीर्णोद्धार चला हुआ है, बहुत पुरानी जो हमारे यादों के लिए, जैसे हमारे सम्राट राजा महाराजा थे उस समय की याद के लिए, जैसे ताजमहल है और भी बहुत सी इमारतें, लाल किला है, इस तरह की कुतुब मीनार है। तो उसी प्रकार से वो उसका क्या जीर्णोद्धार करवाना चाहते हैं। लेकिन मल्लिका क्या है स्वाभिमानी है, वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। तो ये हमने पढ़ा द्वितीय अंक में। अब पढ़ेंगे हम तृतीय अंक में। तृतीय अंक के प्रारंभ में मातुल कालिदास के संन्यास ग्रहण की सूचना देता है। अब तृतीय अंक में मातुल आता है और कहते हैं कि कालिदास ने तो संन्यास ले लिया। कालिदास के संन्यास का समाचार कर मल्लिका कहती तो उठती है भाई, उसको पता चलता है कि कालिदास, मातुल कहता है कि उसने तो संन्यास ले लिया। तो संन्यास की खबर सुनकर मल्लिका और दुखी हो जाती है। वह मन ही मन कालिदास को उपालम देती है, उपालम मतलब उल्हाने देती है, नहीं तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। उस समय क्या होता था संन्यास लेने के लिए काशी जाना पड़ता था, आजकल तो लोग गली में ही संन्यास ले लेते हैं, उन्हें कहीं नहीं आते जाते नहीं हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था कि तुम वहाँ जाकर शासन संभालो, फिर तुमने जब ऐसा किया तो तुमने शुभकामनाएं दी थी। मतलब कहते कि मैंने ये नहीं सोचा था कि आप वहाँ जाकर सिंहासन संभालो या फिर संन्यास लो, तो मैंने आपसे ये नहीं सोचा था, मैंने तो आपको अंदर अंदर शुभकामनाएं दी थी। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ये नहीं उसके आगे बोला नहीं था, लेकिन मन मन सोच रही थी कि वहाँ जाकर ये बहुत प्रगति करे। ठीक है, अब क्या सच्चाई का पता चलता है कि क्या क्या होता है। अभाव की स्थिति में अंबिका की मृत्यु के पश्चात मल्लिका का विलोम से संबंध हो जाता है। इस संबंध में एक बालिका की माँ भी बन चुकी होती है। अब आप कहोगे कि मल्लिका गलत है, तो मैं ये बताऊंगी। कुछ समय आपने एक न्यूज़ में खबर पढ़ी थी, मैंने पढ़ी थी। तो क्या होता है कि मतलब एक युद्ध होता है, उसमें क्या है कि सब खाना पाना ख़त्म हो जाता है
और ये भी दुर्भाग्य है। हम सिपाहियों को हमारे देश का योद्धा मानते हैं और उन्हीं की तरफ होते भी हैं भाई, उन्हीं की वजह से हम अपने निश्चित घरों में रहते हैं, नहीं तो भाई हमें रहना दूभर हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि मैं बता रही हूँ इस कहानी का, इसमें कोई नहीं है, लेकिन उस पर उदाहरण देकर बता रही हूँ कि महिला को कहा जाता है कि सिपाही तो आप मेरे साथ हमारे साथ सेक्स करो तो तुम्हें खाने को मिलेगा। इन्हें उनका खाना जो आता है, जो सेना के लिए भेजा जाता है, वो चुरा कर वही उनको तुम ले सकती हो। तो वही कहानी ये यहाँ होती है, मलिका का फ़ायदा उठाया जाता है। आप कहोगे मैम मलिका क्या बच्ची थी? भाई देखो, मलिका बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो कुछ कर सके, और उसकी पहले तो पिता ही नहीं है, भाई भी नहीं है। मलिका एकमात्र सहारा उसकी माँ होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और विलोम क्या इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। फ़ायदा तो क्या, वैसे तो मजबूरी कह लीजिए कि मलिका क्या है उसको ना भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि कालिदास ने भी उसका क्या है उसको धोखा दिया है। तो क्या है वो उसके विलोम की बच्चे की माँ बन जाती है, वो भी अविवाहित माँ बनती है। आषाढ़ फिर मतलब वही दिन फिर लौट के आता है कि आषाढ़ का वही प्रथम दिवस है जिसमें कालिदास और मलिका मिलते हैं। उस दिन बहुत वर्षा होती है और आज भी दोबारा से वही उसके दृश्य आंखों के सामने मिलता है, क्योंकि आषाढ़ का पहला दिन है और उस दिन भी मेघ गिरे हुए मूसलाधार, वैसे ही मूसलाधार वर्षा होती है। मलिका कालिदास के विषय में चिंतन करती है कि अचानक द्वार खुलता है। मलिका क्या कालिदास के विषय में सोचती रहती कि आज के दिन वर्षा हुई थी, उस दिन ये हुआ था, वो अतीत को याद कर वो दुखी है। अचानक उसके सामने कालिदास आ जाता है और जिसको पर वो यकीन भी नहीं कर पाती है। वह मलिका के समक्ष स्वीकार करता है कि वह शासन सत्ता के मुंह में पड़कर पथभ्रष्ट हो गया था, परंतु अब वो राज में छोड़ आया। मलिका के समक्ष फिर से जीवन आरंभ करना चाहता है। सहसा अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और कालिदास हतप्रभ होकर देखने लगता है। पहले हम इसी की व्याख्या करते हैं। मतलब कालिदास ने क्या किया, अपना राज सिंहासन छोड़ दिया, मोह छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया है। और वो आके मलिका को कहता है कि देखो मैंने राज मोह छोड़ दिया है, मैं सब कुछ छोड़ कर आ गया और मैं आपके साथ अब जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो ये देखकर मतलब कि मलिका तो हैरान है। इससे पहले ही बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और कालिदास हैरान हो जाता है कि बच्चा किसका है। फिर मलिका उस बच्ची को अपना वर्तमान बताती, कहती ये बच्ची मेरा वर्तमान यानी मेरी बेटी है। उसी समय विलोम आकर बच्ची का परिचय देता है, यानी विलोम आ जाता है, यानी उसका पति कह लीजिए, प्रेमी कह लीजिए, क्योंकि उसके बच्चे की माँ है और वो उसका पिता है। तो वो उस पर मतलब वो बता देता है, विलोम बताता है कालिदास को ऐसे से। ये सच्चाई जानकर मर्माहत हो जाता है, ये दुखी हो जाता है। कौन? कालिदास। कालिदास जब तक मलिका जब तक बच्ची को लेकर वापस आती तब तक कालिदास जा चुका है, यानी वो तो बच्ची को लेकर वापस आती है और कालिदास चला जाता है। वह द्वार खोलकर उसे पुकारती है परंतु वह मुड़कर नहीं देखता है। मलिका बच्ची को वक्त से अधिक सटाकर सकती रह जाती है और आषाढ़ का प्रथम दिवस सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब ये क्या है कि जैसे वो बच्ची को लेकर आती है और वो उसको बुलाती है, लेकिन कालिदास को पता चल जाता है कि अब ये भी बच्चे की माँ बन चुकी है, अब सब कुछ हमारे बीच में समाप्त हो चुका है। तो वो चला जाता है, वो पुकारने पर भी वापस नहीं आता है। और वही आषाढ़ के एक दिन से इस नाटक की शुरुआत होती है और वही आषाढ़ महीने का प्रथम दिवस से इस नाटक की समाप्ति होती है, वही बारिश का दिन है। तो इस प्रकार से इस नाटक की शुरुआत होती है। अब यह कथा वस्तु यही है कि मतलब ये आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये इसके कठिन शब्द हैं, इसी के इर्द गिर्द और अभी मैं और देखेंगे हम इसके बारे में। ये हम कथन बार बार पूछे जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ कथन ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो हम दोनों ही करेंगे, ठीक है। आषाढ़ का पहला दिन ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धरासार वर्षा, दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गई हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि ये कथन किसका है? मलिका का है। मलिका किससे बोल रही है? अपनी माँ अंबिका को बोल रही है, ठीक है। सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया, जैसे ही सौंदर्य अस्पृश्य होते हुए भी मांसल है। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पो सकती थी, तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना का कविता रूप देता है। ये भी मलिका कहती है, जैसे भी वो कालिदास के साथ बिखर आई है तो कहती है कि मैंने ऐसा सौंदर्य कभी नहीं देखा था, आज मैं पहली बार देख रही हूँ। ये मांसल नहीं है, ये नहीं कि मतलब कि मांसल, वो एक तरह से कालिदास को कह रही है कि मैंने उसे छुआ नहीं है, मैंने उसे छुआ नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसका अनुभव कर सकती हूँ, क्योंकि उन्हें कहते हैं एक जगह वो कहते हैं मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है।
तो उसी पर ये बात सत्यता रही है। ये पढ़ लेना, ये आप खुद पढ़ोगे तब याद होगा। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। तो ये भैया आप कथा वस्तु पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। इसमें क्या है, मल्लिका कहती है कि वो जब अंबिका कहती है कि लोग समाज क्या कहेंगे, तो इस पर मल्लिका कहती है कि मेरा जीवन है, लोगों समाज से मुझे क्या लेना देना है। तो ये बातें क्या है, अंबिका की मल्लिका मान नहीं रही है, तो अंबिका अपने ऊपर ले जाती है और वो कहती है आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, मतलब तुम बड़ी हो गई हो, अब मेरा आप पे कोई अधिकार नहीं रहा है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं। ये बात अंबिका कहती है मल्लिका से, अपनी बेटी से, कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति, यानी आप जो करना चाहे वो कर सकते हो क्योंकि आप बड़ी हो गई हो, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है। और ये नाराज़गी व्यक्त करती है अंबिका अपनी बेटी मल्लिका से। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। ये मल्लिका कहती है। और किससे कहती है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ ध्यान रखेंगे। यहाँ लगता है कि मल्लिका कालिदास को बोल रही है, लेकिन मल्लिका अंबिका को, अपनी माँ को बोल रही कि मुझे दुनिया समाज से कोई मतलब नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मैंने तो भावना में भावना का वर्णन किया, यानी मैंने भावनाओं से प्यार किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है, मतलब मेरे लिए कालिदास है वो समाज से बड़ा है, मुझे समाज से कोई लेना देना है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, यानी मैं कालिदास से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर, कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये बातें सुनकर अंबिका को बड़ी ठेस पहुंच रही है, लेकिन मल्लिका बोल रही है जैसे आजकल के लड़का लड़की बोलते हैं ना अपने माँ बाप से, वही इसमें चला हुआ है। माँ का जीवन भावना नहीं है, कर्म है। अब अंबिका इसमें कटाक्ष करती हुई कहती है कि मेरा जीवन वो भावना नहीं है, आप तो भावनाओं से प्रेम करती, भावनाओं की सारी जिंदगी काट लोगी, लेकिन मेरा जीवन कर्म है, यानी मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ, मैं जो करूँगी वही मेरा जीवन है। तो कह रही, ये अंबिका कह रही है प्रथम अंक में, माँ का जीवन भावना नहीं है, वो कर्म है। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, इसलिए आज उज्जैनी का राजा ऋतुसंहार के लेख का सम्मान करता है, उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आश्चर्य व रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैन से यहाँ आए हैं। ये प्रथम अंक दंतुल कहता है कि सम्राट ने ऋतुसंहार पढ़ी। ऋतुसंहार किसने लिखी, कालिदास ने लिखी थी, ठीक है। उसी को प्रभावित होकर सम्राट से सम्मान देना चाहता है और आचार्य व रुचिकों से उज्जैनी ले जाने के लिए आया है, उज्जैनी जाकर सम्मानित किया जाना था। पर वह व्यक्ति आत्म सीमित है, संसार में अपने से और किसी से मोह नहीं है। मतलब देखो, हम कई बार क्या समझदार बन जाते हैं और हम अपने माँ बाप से कहते हैं कि आपको क्या पता, उस ज़माने में आज का ज़माना कुछ, आप पुराने ज़माने की बातें करते हो। लेकिन ये बात सत्य है कि उनके पास भले ही वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके पास जीवन का अनुभव होता है। वो एक दो मुलाकात में ही कि ये कैसा इंसान है वो बता देते हैं, लेकिन हम क्या अपनी तरफ से सोचते हैं, जैसा हम अनुभव करते हैं अगले को वैसा ही सोचते समझते हैं। यहाँ भी वही सिस्टम है, यानी वही बात यहाँ है। वो कह रही है उसकी माँ, और वास्तव में फिर मल्लिका को एहसास भी होता है कि ये व्यक्ति, यानी कालिदास के बारे में कहा जाए, ये व्यक्ति आत्म सीमित है, यानी अपने तक सीमित है। इसे क्या है, ये इस संसार में अपने सिवा किसी से कोई लेना देना, ये स्वार्थी है। ये अंबिका कहती है मल्लिका से, अपनी बेटी से कह रही है। और वो आपने देखा, अभी आपने नाटक पढ़ा, अभी देखो कि वो जाने के बाद बिना मल्लिका से बिना बताए शादी कर लेता प्रेम मंजूरी से। अब क्या उसे प्रेम मंजूरी से, मल्लिका जो प्रेम करती थी, यानी कि प्रेम मंजूरी एक विदुषी थी, हालांकि उसमें कोई कमी नहीं थी, फिर भी क्या उसमें उसको पूर्णता नज़र नहीं आती है। फिर वो उसको छोड़कर, पहले उसे सिंहासन चाहिए था, सिंहासन ग्रहण करता है, फिर उसको छोड़कर प्रेम मंजूरी को, फिर उसको मल्लिका चाहिए थी, फिर मल्लिका भाई अब उसकी माँ मर चुकी थी, वो भी अपना जीवन चला रही है, फिर उसको भी छोड़कर भाग जाए। तो मतलब वो जीवन उसका पूरी तरह जीवन अस्त व्यस्त है, और उससे जुड़ने वालों का भी वो अस्त व्यस्त करके रख देता है। बिल्कुल उसकी माँ की बात ये सटीक बैठती है। तुम्हारे साथ इतना संबंध है, ये है कि एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। प्रथम अंबिका समझाती है मल्लिका को कि तुम एक, मतलब उपादान, मतलब हम बोलते हैं ना कि एक साधन हो, और वो क्या है, वो तुम्हें क्या है, आप बोलते हैं ना कि आपका प्रयोग कर रहा है, वैसे माँ कह रही है कि वो क्या है, तुम्हारे सारे अपने आप को गर्व कर सकता है कि मल्लिका उससे प्रेम करती, लेकिन वो तुमसे प्रेम नहीं करता, ये सच्चाई है।
मैं राज्य की मुद्राओं से कीर्ति होने के लिए नहीं हूँ। प्रथम अंग मातुल कालिदास के वाक्य हैं। मातुल से कह रहा है कि मैं राज्य की मुद्राओं पर खरीदने बिकने वाला नहीं हूँ। कौन कह रहा है? कालिदास। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की उदासीनता व्यक्ति के लिए महत्व को बढ़ा देती है। प्रथम अंग अंबिका कह रही है। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करते शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये कौन निक्षेप कर रहा है? ये निक्षेप वाले तो शायद आए अनाए पढ़ लेना एक बार, लेकिन ये मुख्य पात्र नहीं, गुण पात्र है। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। प्रथम अंक में विलोम कह रहा है कि छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। और विलोम कौन है? जो कि मल्लिका के बच्चे का पिता है। और विलोम क्या? एक एसपल कालिदास। और कालिदास मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से विलोम एक असफल कालिदास है और कालिदास एक सफल विलोम है। वही एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। प्रथम अंक में विलोम कहता है। ठीक है। वर्षा का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत दूर नहीं करना चाहता। वर्षा का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता, ये कहता है कालिदास। ठीक है। राजनीति साहित्य नहीं है। इसमें एक एक क्षण का महत्व है। सभी एक क्षण के लिए भी चूक गए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण है। अब दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है। उनका बड़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। प्रियंग, ये द्वितीय में प्रियंग मंजूरी कह रही है। ठीक है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव हो, जितना संभव है कि ऐसा न हो, उतना ही संभव ऐसा हो। ये भी संभव जो कि हो ना। ये तृतीय अंक में मातुल है। मैं समझ सकता हूँ भाई। ये मातुल मुतुल वाले तो आप पढ़ लेना, ये इतने महत्वपूर्ण मुझे नहीं लग रहा। लेकिन जो अंबिका के यहाँ और अंबिका और मल्लिका के कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये आप जरूर पढ़ लेंगे। ये दो मैंने बताया था ना कि इसमें 3 अंक हैं, तो ये 3 अंक और यहाँ जो रहेंगे, एक बार चलो मैं इसका भी पढ़ देती हूँ। ठीक है। ये शॉर्ट रूप में दिए गए हैं। ये आपके मैं बता देती हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न बनेंगे। मैं जानती हूँ तुम इसे अपना अधिकार भी नहीं है। तुम कितना बड़ा अपवाद है। मुझसे नहीं सहा जाता अंबिका मल्लिका से। मतलब कि मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे सहा नहीं जाता। ये वेरी वेरी IMP बहुत बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ये कह रही है कि मतलब कि तेरे मतलब तू कहते हैं ना कई बार हमारे बुजुर्ग है कि आज ये अपने आप में नहीं। वही बात है कि तू तेरा होकर भी, यानी तेरा, तू कह रही है कि मैंने भावना में भावना का वर्णन किया कि तेरा तुझ पर अपना अधिकार भी नहीं रहा और तेरे ये वश की बात भी नहीं है। लेकिन मैं इसे अपवाद, मैं इसको देखकर नहीं जी सकती हूँ। ये अंबिका कह रही है मल्लिका से अपनी बेटी। मैं जानती हूँ माँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध है सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से भावना का प्रेम करती हूँ, पवित्र को मैं। ये मल्लिका, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि ये दोनों ही कथन बहुत महत्वपूर्ण, आप इसे याद कर लेंगे। तुम जिसे भावना कहती हो केवल छलना है, आत्म प्रवचना। अंबिका मल्लिका से ये कह रही है कि तुम अगर जिसे भावना कह रही हो, ये छलना है, एक छल है, कपट है, ये आत्म प्रवचन है, ये अपने आप को धोखा देना है। अंबिका कह रही है मल्लिका से। ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेगा। अब मल्लिका दंतुल से। अब क्या दंतुल क्या करता है? हिरण शावक को घायल कर देता है। और हिरण शावक की जान कौन बचाता है? कालिदास का बचाता है। और कालिदास से दंतुल क्या है? दंतुल बाण मारता है तो कालिदास से दंतुल हिरण शावक यानी हिरण का बच्चा, हिरण शावक मतलब हिरण का बच्चा लेना चाहता है। इस पर मल्लिका कहती है कि संवेदना क्या, कि कालिदास का इस पर ज़्यादा अधिकार है क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, भले ही तुम शस्त्र ले रहे हो, कालिदास आपके शस्त्रों की क्या है ये अनदेखी करेगा। मतलब इसका कोई परवाह नहीं है।
किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। अंबिका मल्लिका से कहती है कि किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, मतलब कि अभाव में ही हम क्या करते हैं, अभाव में ही हम किसी कार्य के प्रति अग्रसर होते हैं। अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। अब क्या हमें अभाव की पूर्ति करनी है, कहती है कि अंबिका, ये इन कहने का मतलब ये है कि अभी तू क्या है, अविवाहित है, इसलिए कालिदास के संपर्क में आ गई। कोई बात नहीं, यहाँ तक हुआ ठीक है, आगे इसके बारे में मत सोचो, यहाँ खत्म करो। कविता का कुछ मूल्य आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का ही मूल्य है। मल्लिका मातुल से सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती। तुम्हें प्रश्न होना चाहिए, तुम्हारा भाग्य ने लोक नीति में भी निशानता। अंबिका मातुल से। योग्यता 1/4 व्यक्ति, भाई ये क्या है, देखो बहुत बड़ा है, इसमें 1 अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और क्या है, मैं जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देती हूँ और यहाँ ये समाप्त भी हो जाता है। तो देखो भाई आपको कुछ सीखने को मिला। अभी मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, और आप चाहते हो कि पूरा करवा दूँ तो ये क्या है, मूल पुस्तक है, ये आप खुद भी पढ़ लेना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं बता देती हूँ, अगर आपको ऑब्जेक्टिव नेट के नोट्स लेने हैं तो आपको लिखित पेपर के उसके साथ ही मिलेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मूल पुस्तक, 3 प्रकार के नोट्स हैं। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, मूल पुस्तक भी 1499 के हैं। और अगर आप टीजीटी पीजीटी का लेना चाहते हैं केवल 999 के हैं। अगर आप टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक लेना चाहते हो तो केवल 2000 रुपये में, यानी कॉम्बो रूप में टीजीटी पीजीटी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जितने भी हिंदी की परीक्षा है टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो आपको 2000 रुपये में कॉम्बो में मिल जाएंगे। ऑर्डर करने के लिए आप क्या है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन नहीं मिलेगा, मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए क्या है, ये नोट्स लेना, वैसे आप सुन सको निःशुल्क हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ कोर्स ही खरीदें, निःशुल्क भी आपकी सेवा मैं देती रहूँगी। और आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर दिया करो, क्योंकि भाई देखो हर एक इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। मैं अपने आप को एक हिंदी की विद्यार्थी मानती हूँ, मैं एक हिंदी की विद्यार्थी हूँ। मैं कोई आपको कि आप, मैं नहीं कहती आप मेरा इतना सम्मान करो, मुझे मैडम बोलो, लेकिन हाँ ये है कि मेरी कोई कुछ गलतियाँ हैं तो आप ज़रूर बताएं, मैं उन गलतियों में ज़रूर सुधार करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरा भी व्यक्तित्व निखर के आए, क्योंकि हम जिंदगी भर सीखते रहेंगे ना तो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। कोई भी सर्वगुण संपन्न पैदा नहीं होता है, हम समाज में रहकर ही सीखते हैं। और इसी से, और मुझे भी आपसे बहुत सीखने को मिला है, और जल्दी मैं कोशिश करूंगी लाइव क्लास लेकर आऊँ। बहुत मैं परेशान हूँ, आप अपनी, मैं भी परेशान हूँ कि मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, और मेरी कोशिश है कि जल्दी हमारी जो प्रॉब्लम चली है वो ठीक हो जाए और हम लाइव क्लास भी लेंगे। और निःशुल्क क्लासें भी हमारी चलती रहेंगी। टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर अवश्य किया करो, ताकि और भी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।